जैन क्लास सेवेंथ हम लोग मोशन एंड टाइम चैप्टर पढ़ रहे थे। और हमारा जो पहला सेशन था मोशन एंड टाइम में मोशन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया कि मोशन क्या होता है ना। जिसमें हमने ये देखा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ना, अगर मूव कर रही है तो हम ये देखते हैं कि आसपास ऐसी कौन सी चीज है जो स्टेशनरी है, मतलब कि रेस्ट है, वो मूव नहीं कर रही है। तो मोशन को हम लोग बेसिकली किसी से कंपेयर करके दिखाते हैं कि हाँ देखो वो बॉडी मूव करी कि नहीं कर रही। अब इसमें हमें दो चीजें देखने को मिलती है। एक चीज हमें ये देखने को मिला करती थी कि यार जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी डिस्टेंस भी बढ़ रही है। और जितना जिस हिसाब से टाइम बढ़ रहा है उसी हिसाब से डिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग बोल देते थे कि यार वो यूनिफॉर्म मोशन है। वो कैसा मोशन है तुम्हारा? वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता था। और अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रही है, लेकिन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब कि टाइम जितना भी बढ़े, टाइम अगर मान लो कि जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 सेकंड में तुम 2 किलोमीटर जाया करते थे, तो इसका मतलब है कि तुम 2 सेकंड में मतलब क्या कहते हैं 4 किलोमीटर जाया करना। ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए था। या मान लो बोलता 3 सेकंड में तुम्हें 6 किलोमीटर जाया जाना होता, मतलब कि 2-2 सेकंड का, यहाँ 2-2 किलोमीटर का क्या होना चाहिए था, गैप होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ क्या हो गया, यहाँ तुम्हारा 8 किलोमीटर हो गया। तो हम ये देखते थे कि यार इस तरीके से जब भी होता ना तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन प्ले करती है। और जब भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन प्ले करती थी तो फिर हम लोग उसमें मतलब क्या कहते थे, एक एवरेज स्पीड का कंसेप्ट पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? एवरेज स्पीड का। जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, स्पीड इज इक्वल टू तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये अब तक हमने मतलब क्या कहते हैं सारी चीजें इसमें लगभग लगभग पढ़ ली। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। फिर अभी इसी तरीके से तुम ये लोग यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तुम लोग क्लास 9th में पढ़ोगे। ये आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो हम लोग टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि टाइम क्या चीज होता है। देखो, टाइम एज अगर वर्ड बोला जाए ना तो साइंस का एक बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये हमें किसी भी दो इवेंट के बीच में होने वाले टाइम को बताता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि मैं तुमको ये वॉच दिखाता हूँ। जब ये वॉच 60 पे थी और जब ये वॉच तुम्हारे 25 पे आई, या फिर मान लो कि 30 पे आई, जब वो 60 पे थी तब आशी जो थी वो ए पोजीशन में थी। लेकिन जैसे ही मतलब क्या कहते हैं मैंने देखा कि यार ये 30 पे आ गई, तो मैंने देखा कि आशी की पोजीशन तो चेंज हो गई, मतलब कि उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस अचीव किया। तो उसने वो जो डिस्टेंस अचीव किया, ये जो दो इंटरवल निकल कर आए, ए पोजीशन और तुम्हारा बी पोजीशन, इसमें आने में उसको कितना टाइम लगा। तो इसी बीच के इंटरवल और इसी बीच के दो इवेंट्स को हम लोग बोल देते हैं टाइम, बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टाइम। और इस टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं। जैसे कि सेकेंड हो सकता है, मिनट्स हो सकता है, आवर हो सकता है, इवन तो मिली सेकेंड्स भी होते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब जब भैया हमारा जो, हाँ पूछो बेटा। भैया आपके मतलब वो जो प्रेजेंट कर रहे हैं आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। इंटरनेट का इशू होगा बेटा, बाकी यहाँ तो प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ये अब देखो क्या है कि जैसे ही मतलब क्या कहते हैं कि हम जो ये जो तुम बगल में स्टॉप वॉच देख रहे हो, ये कभी ऐसे स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ करती थी, है ना। अगर एशियन टाइम से देखा जाए तो हम लोग सन डायल्स का इस्तेमाल करते थे, है ना। आवर्स वाले ग्लासेस का इस्तेमाल करते थे, है ना। या फिर हम लोग वाटर आवर्स का इस्तेमाल करते थे। तो अभी हम लोग इन सब के बारे में देखेंगे कि ये सब कैसा यूजेस होता था। अगर एसेंशियली देखा जाए तो हमें पता चलता है कि यार डे टू डे एक्टिविटी लाइफ में हमारे टाइम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो हमें ऑर्गेनाइज कराने पे मजबूर कर देता है। मान लो कि जैसे हमने डिसाइड किया था कि 3:30 बजे क्लास होगी, तो हमें कैसे पता चला 3:30 बजे क्लास थी? क्यों? क्योंकि हमारे पास घड़ी थी, वॉच था, टाइम था, ये सारी चीजें। तो भाई एशियन टाइम में कैसे फिर देखा जाता था, एशियन टाइम में कैसे मेजर किया जाता था? तो कुछ ऐसे मतलब क्या कहते हैं कि फंडामेंटल्स थे जिसके थ्रू हम लोग मतलब क्या कहते थे समय का पता लगाते थे। और उसके लिए हम लोग सहारा लेते थे तुम्हारा सनराइज सनसेट का। किसका लेते थे सहारा? सनराइज का, या तो सनसेट का, या तो फिर हम लोग मून के फेजेस का। कि जैसे तुमने कभी देखो कि मून एकदम एकदम मतलब क्या कहते हैं एकदम सर्कुलर होता है, फिर आधा 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 इस तरीके से कटता जाता है, कटता जाता है, कटता जाता है। तो भैया इनसे मतलब क्या कहते हैं कैसे हम लोग टाइम का मेजर करते थे? जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ सनराइज। सनराइज मतलब क्या है? सुबह सूरज का उगना। जब मैं बोलता हूँ सुबह सूरज उगता है और फिर वो ढल के फिर से उगता है, तो हम लोग उसको क्या बोल देते थे कि यार देखो, अगर सूरज एक बार उगकर फिर से दोबारा उगेगा तो मैं उसको बोलूंगा कि यार पूरा मेरा एक दिन हो गया। क्या बोलूंगा? मेरा पूरा एक दिन हो गया। इस तरीके से हम लोग बोल देते थे। लेकिन अगर मान लो कि सूरज तो हर एक दिन उगता है,
हर एक दिन मतलब क्या कहते होता है, तो हम तो दिन तो निकाल लेंगे, लेकिन हम लोग महीना कैसे पता लगाएं कि यार अब मेरा महीना कंप्लीट हो गया, अब मेरा महीना कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम लोग उसका सहारा लेते हैं, फिर मून का सहारा लेते हैं, क्योंकि मून में होते हैं तुम्हारे फुल मून, और जब एक फुल मून दूसरा फुल मून कंप्लीट करता है तो लगभग लगभग तुम्हारे वो 30 दिन के बराबर ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग एक फुल मून से जब दूसरे फुल मून में जाते हैं, तब हमारा जाके हमारा एक महीना कंप्लीट होता है। तो जैसे ये देखो, ये फुल मून वाला कंसेप्ट है। जैसे ये देखो, डे 1 में कैसे कैसे तुम्हारा मून का एरिया बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है ना। तो ये हो गया है ना। फिर देखो अभी जैसे जैसे फिर आप भी आधा होगा, है ना। तो जैसे ही हमारा ये एक फुल मून और फिर ये दूसरा एक कंप्लीट फुल मून, तो ये जब आएगा ना स्टार्टिंग में, जब फिर तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ भी आ गया। आ गया। अब देखो, ये जो सन है, सन के सनसेट सनराइज की मदद से हमने जो दिन का पता लगाया, मून की वजह से हमने इसका पता लगाया, लेकिन इसके साथ साथ भी हमारे पास कुछ अपरेटस थे, कुछ कुछ मतलब क्या कहते हैं, चीजें थी जिनसे हम लोग टाइम का पता लगा सकते थे। जैसे कि तुम्हारा सनडाइल है। सनडाइल एक तरीके का ऐसा डिवाइस होता था कि अगर उसके बीच में किसी भी एक चीज को रख दिया जाए, तो जो भी उसकी शेडो होती थी, है ना, वो जहां भी कास्ट करती थी, वो कुछ इस तरीके से कास्ट करती थी कि वो हमें दिन का समय बता देती थी। क्योंकि वो जो शेडो है वो लगातार अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती थी, जैसे जैसे आपकी सन की पोजीशन चेंज होती रहती है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता था, एक इंसान को या फिर कोई एक लकड़ी को वर्टिकली हमको खड़ा करना पड़ता था, और जैसे जैसे सन हमारा बदलता रहता था, वैसे वैसे उसकी शेडो शेडो भी, उसकी शेडो की लाइन भी क्या होती थी, लगातार बदलती रहती थी। तो इस तरीके से हम लोग मतलब क्या कहते थे कि बड़े आराम से दिन के समय को पता लगा सकते थे। जैसे ये देखो, इस केस में तुम देख सकते हो, हमने जो बीच में जो रिफिल लगाई है ना, 1 इंच की रिफिल लगाई है, वो एक हमारी क्या है, एक वर्टिकल पोजीशन पे एक रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अराउंड क्या, हमने एक वॉच जैसा एक टाइम बनाने की कोशिश की कि हाँ देखो, ये एक वॉच टाइम है। और अभी हम क्या करेंगे कि अगर इसी सेंस पे अगर हम इसकी शेडो का टाइम देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि यार हमारी शेडो और लगभग लगभग मतलब जो रियल टाइम जो हमारा क्लॉक टाइम है, वो लगभग लगभग मैच करेगा। तो देखो, हमने कोऑर्डिनेट्स डिवाइड कर दिए, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, इस तरीके से। फिर हमने एक इंक लगाई, और फिर हमने इसको इस तरीके से रखा कि ये वाला जो पोजीशन है, ये जो डंडी दिख रही है, ये जो डंडी है, ये तुम्हारी बता रही है ये वाली पोजीशन, ये जो है ना, ये पोजीशन हमको क्या बता रही है कि ये नॉर्थ पोजीशन है। तो हमको कुछ मतलब इस तरीके से डंडी को रखना पड़ेगा। तो जब हम इसको रखेंगे, तो जहां हमारी शैडो पड़ रही होगी, वो शैडो हमारी मतलब क्या कहते हैं, टाइम पीरियड को बता रही होगी। किसको बता रही होगी? टाइम पीरियड को बता रही होगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से पता लगा सकते थे। लेकिन अभी देखो, ये एक और फंडामेंटल है। ये तो मान लो कि तब है जब तुम्हारी गर्मी हुआ करती थी। कब हुआ करते थे? जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ मार्च का महीना है, क्या जो मार्च का महीना है और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं नवंबर का महीना है, क्या सन एकदम सेम ही तरीके से रिप्रेजेंट करता है? नहीं, ऐसा नहीं करता है। तो फिर हमने सनडायल को और थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश की कि देखो, अगर मान लो कि मेरा जनवरी है, तो जनवरी के अकॉर्डिंग कैसा तुम्हारा मतलब शेडो पड़ेगा, अक्टूबर के अकॉर्डिंगली कैसा शेडो पड़ेगा, है ना। तो ये देखो, जैसे सितंबर में आते तो थोड़ा सा टाइम रिड्यूस्ड हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि मतलब क्या कहते हैं कि उधर साइड थोड़ी ठंड है, उस तरीके से। तो हम लोग इसमें हमने मतलब क्या कहते हैं ईयरली वाइज भी सेट करके रखा है, लेकिन ये उतना भी फ्रूटफुल आउटकम नहीं है। क्यों? मान लो कि जैसे मैंने बोल दिया कि भाई कब बादल हो रखे हैं या रेनी डेज हो रखा है, तब तो सूरज है नहीं, और जब सूरज है नहीं तो फिर भला तुम कैसे शेडो के उसको निकाल सकते हो? तो ये सन डायल जैसे कंसेप्ट है, ये ओल्ड फैशन है, बट स्टिल इट इज अ रेलेवेंट, है ना। ये अभी भी रेलेवेंसी रखते हैं कि अगर मान लो कि अगर आपकी वॉच खो गई है, आप कहीं भटके हुए हो, आपको पता लगाना है, किसी डायरेक्शन का पता लगाना है, तो आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हो, टाइम का पता लगा सकते हो। इन सब में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये सब में मदद करता है ये। तो पहले मेरे को बताओ, ये पहला वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया? गुड। भैया आप देखो, दूसरा बताते हैं। दूसरा क्या है? सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक के बारे में तुम लोगों ने जानना तो हो गई होगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि तुम्हारे दो वो होते हैं, है ना, ये ग्लास जैसे होते हैं, दो ग्लास होते हैं, और इन दो ग्लास के बीच में तुम्हारा क्या होता है कि एक नैरो सा नेक होता है। ये जो तुम देख रहे हो, ये क्या है? नैरो नेक है ना। और इस नैरो नेक में ऊपर साइड या नीचे साइड तुम्हारी क्या होंगी? तुम्हारी सैंड्स होंगी। क्या होंगी? सैंड होगी। और ये सैंड लगातार 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 क्या होगी? नीचे गिरती रहेगी, और एकदम फिक्स्ड अमाउंट में गिरेगी। और ये कुछ इस तरीके से फिक्स्ड अमाउंट में गिरेगी कि जब ये कंप्लीटली गिर रही होगी, तो कोई ना कोई टाइम इंटरवल को दिखा रही होगी। वो हो सकता है वो एक आधा घंटा हो,
वो हो सकता हो कि वो तुम्हारा 1 घंटा हो, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा सैंड क्लॉक वर्क करती है। अब देखो, सैंड क्लॉक से मिलता जुलता ही तुम्हारा एक और क्लॉक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक भी सेम फंडामेंटल पे ही रेगुलेट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बस पानी को इधर से उधर भेजने की कोशिश करते हैं। इसमें भी हमने क्या किया, 2 वेसल को ऐसे ही अरेंज करने की कोशिश की। जब हमने 2 वेसल को अरेंज किया तो हमने देखा कि ऊपर से धीरे 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 क्या कर रहा है, वाटर ड्रिप हो रहा है और तुम्हारे लोअर टाइम में आ रहा है, एक उसके होल की मदद से। तो जितना समय वो लगा रहा है आने में, तो हम उसको देख लेते थे कि हाँ वो आधा घंटा लगा रहा है, 1 घंटा लगा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग वाटर क्लॉक को डिजाइन कर लेते थे। या फिर इससे और भी एक ओल्ड फैशन है, हम लोग क्या करते थे, कटोरी लेते थे, कटोरी में एक हल्का सा माइन्यूट सा छेद करते थे, और छेद करने के बाद क्या करते थे, उसको एक पानी में डाल देते थे। जैसे 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 पानी के ऊपर वो पानी मतलब क्या कहते हैं, कटोरी पूरी अच्छी तरीके से डूब जाती थी, तो हमें पता चल जाता था कि हाँ यार तुम्हारा 1 घंटा पूरा हो गया। जैसे इस इमेज में देखो, है ना, ये क्या है, कटोरी है। अब क्राफ्टमैन क्या करेगा, इसमें हल्का सा छेद कर देगा। छेद जैसे ही करेंगे तो देखो धीरे 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 क्या होगा, यहाँ से पानी आना स्टार्ट होगा, पानी आना स्टार्ट होगा। तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में पानी आएगा, एक समय के साथ ही पानी आएगा। तो जैसे 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 तुम्हारे पानी आता जाएगा, पानी आता जाएगा, ये भरता जाएगा भरता जाएगा, और जैसे ही भर गया वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ देखो 1 घंटा पूरा हो गया, 2 घंटा पूरा हो गया, या फिर हमारा आधा घंटा पूरा हो गया। तो ये कुछ ओल्ड फैशंस थे जिनके थ्रू हम लोग मतलब क्या कहते हैं, टाइम का पता लगाते थे। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ आ गया गया। यार। आ गया ना। लेकिन चाहे जो भी कह लो, लेकिन ये एक्यूरेट तो नहीं है ना। ये एशियंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी आपका एक्यूरेट टाइमिंग नहीं दे सकते। तो एक्यूरेट टाइमिंग की जब खोज हो रही थी, तो उससे पहले हमने मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से पेंडुलम क्लॉक के बारे में समझा था कि पेंडुलम कैसे वर्क करता है। पेंडुलम की बेसिस पे हमने टाइम पीरियड निकालना कैसे सीखा, गैलीलियो का इसमें क्या फंक्शन था, तो वो हमने जाना। तो और सबसे पहले जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सिंपल पेंडुलम को अगर मैं तुमको बताने की कोशिश करूं, तो सिंपल पेंडुलम को तुम एक लंगड़ भी ले सकते हो। लंगड़ मतलब क्या है कि तुमने क्या किया, एक पत्थर, और पत्थर के अंदर, पत्थर से तुमने मतलब रस्सी बांध दी, रस्सी से तुमने उसको टांग दिया, और फिर तुम उसको बड़े आराम से क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। मतलब कि फ्रीली सस्पेंडेड उसको क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो आगे पीछे। जब मैं बोलता हूं ना उसको आगे पीछे घुमा रहे हो, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग टू एंड फ्रो मूवमेंट बोल देते हैं। मतलब कि आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। और जिस मैंने पत्थर की बात की है, उस पत्थर को इंग्लिश में सिंपल पेंडुलम में बोल देते हैं, बॉब बोल देते हैं। पत्थर किसका होता है, पत्थर का होता है। तो ठीक वैसे बॉब किसका होता है, यूजली तुम्हारा मेटल बॉल लगी होती है। जैसे कि इसमें ये देखो, ये क्या है, तुम्हारा एक पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम में ये लगा है मेटल, है ना, ये बॉब है। अब ये देखो, ये बड़े आराम से फ्रीली सस्पेंडेड घूम पा रहा है, घूम पा रहा है, घूम पा रहा है, आगे पीछे जा पा रहा है, टू एंड फ्रो, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, टू एंड फ्रो। तो जो इस तरीके के मूवमेंट होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन, आगे पीछे आगे पीछे। या फिर हम लोग क्या बोल देते हैं इसको, ऑस्किलेटरी मोशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, ऑस्किलेटरी मोशन बोल देंगे। ये अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे, अगर जब मैंने इसको बॉब को छोड़ा था, तो बॉब एक पोजीशन ही तक जा पाया था। मान लो कि मैं बोलता हूँ कि बॉब की लास्ट पोजीशन ये थी, यहां तो आई नहीं इसकी पोजीशन कि यहां आ गई हो। तो इसका मतलब क्या है, ये एक इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी कि यार इस बॉब में केवल इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी थी कि वो केवल इसी पोजीशन पे आ पाया। तो जो लास्ट एंड होता है ना किसी भी बॉब का पहुंचने का, उसको बोला जाता है तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है। ठीक ऐसे यहाँ भी एक एक्सट्रीम पोजीशन रही होगी, और तुमने देखा होगा कि एक सेंटर का पॉइंट रहा होगा, एक बीच वाला पॉइंट रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। या फिर अगर मीन नहीं लिखना होता तो हम लोग उसको लिख देते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोल देते हैं हम लोग उसको, बोल देते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल देते हैं। तो जैसे इसमें देखो, इसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये इसकी बॉब की एक मैक्सिमम पोजीशन है कि बस केवल यहां तक जा सकता है, और जब ये लौट कर आएगा तो भी यहां तक जा सकता है। तो मतलब टू एंड फ्रो मोमेंट में ये इनकी मैक्सिमम पोजीशन हो गई, और बीच में जो है ये इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि तुम्हारा मतलब कि एक मीन पोजीशन हो गई। और जितना मतलब क्या कहते हैं, जब एक पेंडुलम एक बार आगे जाता है और एक बार पीछे जाता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ उसने एक कंप्लीट पीरियोडिक मोशन किया। क्योंकि अगर केवल एक बार आगे जाएगा तो उसको हम लोग हाफ मोशन बोलेंगे। कंप्लीट मोशन कब बोलेंगे, जब एक बार आगे गया और जब एक बार पीछे गया। तो एक कंप्लीट ऑस्किलेटरी मोशन कब कब कहलाया जाएगा, जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा। क्या होगा तुम्हारा, कंप्लीट एक टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा पेंडुलम में, एक बार आगे जाएगा और एक बार पीछे जाएगा। ये है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना। अब देखो, जितना भी टाइम लगता है एक पेंडुलम के बॉब को
आगे जाने में, पीछे जाने में, वही उसका टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? वही उसका टाइम पीरियड हो सकता है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक पेंडुलम है, आशी के पास एक पेंडुलम है और रौनक के पास भी पेंडुलम है। तो हो सकता है मेरे पेंडुलम में टाइम पीरियड अलग हो। क्यों? क्योंकि मेरे पेंडुलम के बॉब को जाने में और आने में अलग टाइम लगा और तुम्हारे वाले पेंडुलम को जाने में, आने में अलग टाइम लगा। रौनक के उसमें भी जाने में और आने में अलग टाइम लगा। लेकिन अगर मान लो मैं बोलता हूं कि हम तीनों के पेंडुलम का लगभग लगभग जो थ्रेड है वो सेम है, जो मेटल की बॉल का जो वेट है वो सेम है, तो हम ये देखेंगे कि यार जितना टाइम मेरे एक पेंडुलम को लग रहा है आगे जाने में, वापस आने में, ठीक वैसे ही मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे वाले को भी लगेगा। तो हम लोग बड़े आराम से एक टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो यूजुअली जब हम लोग इस तरह से टाइम पीरियड निकालते हैं तो वो सेकंड में निकालते हैं। तो उसका फंडामेंटल क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी तुम्हारा टाइम लगा है एक पेंडुलम को आगे और पीछे आने में, हम उसको न्यूमरेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में हम उस चीज को डिवाइड कर देते हैं कि जितनी बार वो आगे पीछे जा रहा है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि तुमने वॉच टाइम रखा था, एक स्टॉपर रखा था, तुमने उसमें सेट किया कि 15 सेकंड का मैं टाइम सेट करता हूं। मैं क्या करता हूं? 15 सेकंड का टाइम सेट करता हूं और मैं ये देखूंगा कि 15 सेकंड में तुम्हारा कितनी बार मेरा जो पेंडुलम है वो आगे पीछे जा रहा है। तो तुमने देखा कि यार मेरा जो है पेंडुलम एक कंप्लीट जो ऑस्किलेटरी मोशन है वो 10 बार कर रहा है। मतलब कि एक बार आगे गया, एक बार पीछे गया, एक मोशन, एक बार आगे गया, एक बार पीछे गया, दूसरा मोशन, एक बार आगे गया, फिर आगे गया, तीसरा मोशन। तो इस तरीके से उसने 15 सेकंड में 10 बार किया। तो हम क्या करेंगे? 15 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे और जैसे 15 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पेंडुलम एक बार में आगे जाने में और एक बार में पीछे आने में कितना समय लगा रहा है? 1.5 सेकंड का टाइम लगा रहा है। तो ये उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो ये यूजली सबके इसमें बराबर आएगा अगर थ्रेड और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो चीज मतलब क्या कहते हैं सेम हो रखी है। तो जैसे यहाँ इस केस में देखो ये क्या है, जैसे मैं इसको मतलब स्टॉप वॉच को अगर थोड़ा सा ऑन करने से पहले, जैसे मान लो कि मैंने बॉब को छोड़ा और स्टॉप वॉच को अगर मैं ऑन कर दूं और फिर मैं काउंट करूं, ठीक है, जैसे मान लो कि 15 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, जितने टाइम में भी जा रहा है और मैं इस बॉब को गिनता रहूं आगे पीछे ऑस्किलेटर मोशन गिनता रहूं 1 2 3, है ना, इस तरीके से 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। तो मैंने देखा कि ठीक है 15 सेकंड मैंने लिया। कितना लिया? जैसे मान लो कि मैंने ले लिया, कितना ले लिया भाई? 15 सेकंड का मेरा टाइम था। गुड, मैंने 15 सेकंड का टाइम ले लिया। फिर मैंने ये देखा कि यार मतलब क्या कहते हैं कि कितने ऑस्किलेशन हुए? मैंने देखा है मैं 10 ऑस्किलेशन हुए। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1.5 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5 सेकंड। तो मतलब मेरे एक बॉब को आगे जाने में और मेरे एक बॉब को पीछे आने में लगभग लगभग जो एवरेज टाइम लगा वो कितना लगा? 1.5 सेकंड का लगा। ठीक है, वरना तुम लोग ऐसा भी बोल सकते थे कि भैया जब पहली बार बॉब गया आगे और जब वो कंप्लीट करके वापस आए तो भी वो टाइम तो ले सकता था। लेकिन हमारी हवा में होता है फ्रिक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एयर फ्रिक्शन बोलते हैं। ये धीरे धीरे तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं उसकी स्पीड को कम कर देता है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने क्या किया, इसको उठाया और उठाने के बाद छोड़ दिया तो ये हमेशा के लिए मतलब क्या कहते हैं ऐसे 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 ऐसा होता ही रहेगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि बीच में रुक जाएगा, है ना, रुक जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले ही टाइम पीरियड को नहीं चूकते कि यार देखो वो आगे गया पीछे गया, उसने मतलब क्या कहते हैं कि 1.3 सेकंड में ही कंप्लीट कर लिया। नहीं, हम यूजली क्या करते हैं 10 सेकंड का टाइम लेते हैं, 15 सेकंड का टाइम लेते हैं, 20 सेकंड का टाइम लेते हैं और उसमें हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं कि यार कितनी बार ऑस्किलेशन हुआ और फिर जितनी बार ऑस्किलेशन होता है फिर उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो फिर हमारा एक एवरेज टाइम निकल कर आ जाता है कि हमारा बॉब कितना समय लेता है एक बार आगे जाने में और एक बार पीछे आने में, मतलब कि एक कंप्लीट ऑस्किलेशन करने में या फिर कंप्लीट पीरियोडिक मोशन करने में। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? आ गया भैया। आ गया। अब ये देखो, अब ये जो ऑस्किलेशन है ना, आगे जाना पीछे जाना, कितना टाइम पीरियड है, ये आपके थ्रेड पे भी डिपेंड करता है। तो ये देखो जैसे इस बार हमने क्या किया, इसको पास में रख लिया। अब देखना इसका मोशन देखो, ये कैसा मोशन तेज नहीं है। तो अब अगर मैं टाइम पीरियड निकालूंगा, इस जगह का टाइम पीरियड निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पिछले वाले टाइम पीरियड से मतलब क्या कहते हैं कम ही आने वाली है। क्योंकि जैसे मान लो कि इस बार भी अगर मैं 10 सेकंड लेता हूँ, कितना लेता हूँ? 10 सेकंड लेता हूँ, तो हो सकता है कि लगभग लगभग इस बार इसने 20 बार ऑस्किलेशन कर लिया हो। तो अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी आने वाली है? मेरी 1 आने वाली है। कितनी आने वाली है? मेरी 1 आने वाली है। तो मतलब कि 0.11 सेकंड आने वाली है। तो पिछली बार कितना था? मेरा 1.5 सेकंड था। तो इस बार एवरेज कितना है इसका टाइम पीरियड? 1 आया। तो ये जो तुम्हारा पेंडुलम का जो तुम्हारा
ऑस्किलेशन है, ये जो तुम्हारा पीरियोडिक मोशन है, ये जो टाइम पीरियड है, ये तुम्हारा टोटली किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे थ्रेड पे, तुम्हारे लेंथ पे डिपेंड करता है। और ये चीज तुम पढ़ोगे क्लास 11th में, तुम लोग क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़ सकते हो अगर तुम्हारा आईसीएससी बोर्ड हो रखा होगा, है ना। ये अदरवाइज बताया नहीं जाता है। लेकिन पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया भैया। आ गया ना। तो हमने पेंडुलम की मदद से हल्का फुल्का मतलब क्या कहते हैं टाइम पीरियड निकालना सीख लिया। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, अब टाइम को यूनिट्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखा जाए तो काफी सारे ऐसे इंटरवल्स होते हैं कि आप मतलब मार्केट से घर आए या फिर आप मतलब जब पैदा हुए तो आप इतने हो गए, तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम लोग एक लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली भी सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि मैं पूछूं, आशी तुम्हारी एज कितनी है? आशी बोले भैया मेरी एज है 1,32,00,000 करोड़, मतलब सॉरी वो क्या बोले कि 10 लाख, मतलब क्या कहते हैं 10,12,000 है मेरी एज। तो वो अच्छा लगेगा सुनने में? नहीं लगेगा। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एज को मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, हम लोग ईयर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना कि हम लोग डेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर आवर में करने की कोशिश करते हैं। मोमेंट तो वहां भी हो रहा है, इंटरवल तो वहां भी हो रहा है। हम लोग छोटे थे, बड़े थे, तो ये भी तो इंटरवल है। तो लेकिन हम लोग वहां हम लोग टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ईयर के बेसिस पे कर रहे हैं। ये चीज हो रहा है ना। जैसे यहाँ देखो, है ना, तो यहाँ अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये टाइम ईयर को ले रहे हैं। ठीक वैसे कि जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि जब तुम घर जा रहे थे, तो जब घर जा रहे थे तब तो हम लोग ईयर का तो टाइम लेंगे नहीं कि तुम्हें 1 साल लगा तुम्हें घर जाने में स्कूल से। हम ये लोग यूजली किसका टाइम लेते हैं, हम लोग टाइम ले लेते हैं कि यार मतलब क्या कहते हैं कि तुमको सेकंड का हो गया, आवर्स का हो गया, है ना, या फिर तुम्हारा मिनट्स का हो गया, ये सारी चीज हो गई। तो काफी सारे हम लोग मतलब क्या कहते हैं वेरियस टाइम इंटरवल्स को कैलकुलेट करने के लिए काफी टाइप्स के हम लोग बेसिक यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मान लो सबसे बेसिक यूनिट की बात की जाएगी, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और वो सबसे लोवेस्ट होता है टाइम, तो वो कहलाया जाता है तुम्हारा सेकंड कहलाया जाता है। अदरवाइज इससे भी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको बोला जाता है मिली सेकंड। क्या बोला जाता है? मिली सेकंड बोला जाता है। तुम्हारा नैनो सेकंड बोला जाता है। नैनो सेकंड 1 ऑफ द बिलियन सेकंड ऑफ द सेकंड होता है। ठीक है, नैनो सेकंड हो गया, ये सारे सेकंड्स हो गए, तो ये इनसे भी छोटे। लेकिन हम लोग कभी भी इन पे कैलकुलेट नहीं करते। हमारे लिए बेसिक यूनिट क्या हो जाती है, सबसे स्मॉलेस्ट, वो हो जाती है हमारी सेकंड हो जाती है। और अगर मान लो बेसिक यूनिट में सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी मानी जाएगी कि यार वो बेसिक है, सब लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो सबसे लार्जेस्ट होगी, तो वो हम लोग बोल देते हैं आवर्स को बोल देते हैं। और अगर मान लो कि हम लोग को इसका बीच का देखना होता है, तो वो हम लोग बोल देते हैं मिनट्स बोल देते हैं। मिनट्स हो गया, ये सारी चीजें। और बाकी हमें ये तो मालूम ही है कि भैया 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर इस हिसाब से अगर मैं बोलता हूं कि फिर 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो मैं लिख दूंगा भैया 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60, तो मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 3600 सेकंड। मतलब कि 1 घंटे में कितने टोटल सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना। अब ये देखो, एक बात जरूर याद रख लेना, अगर मान लो कि कभी भी तुमको टाइम नहीं मिला, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने मोशन वाले इसमें तो पढ़ ही रखा है कि अगर भैया हमें स्पीड पता है और हमें डिस्टेंस पता है, तो हम टाइम निकाल ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और अगर हम इधर उधर चीजों को भेजेंगे तो हमारा आ जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरीके से हम लोग टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बस एक चीज को हमेशा अंडरस्टूड रखना कि अगर मैंने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया है, तो मैं टाइम को आवर में ही लूंगा, तभी जाके मेरी जो यूनिट बनेगी वो किलोमीटर पर आवर ही बनेगी। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो मैंने डिस्टेंस को मीटर में लिया है, तो मैं टाइम को सेकंड में लूंगा, तभी जो मेरी कंप्लीट एक जो स्पीड की यूनिट लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, मीटर पर सेकंड लिखी जाएगी। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि मैं लिख दे रहा भाई किलोमीटर पर सेकंड, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। अगर बेसिक यूनिट में किलोमीटर को मैक्सिमम ले रखा है, तो फिर हम लोग आवर को ही बेसिक यूनिट में मैक्सिमम लेंगे। अगर मान लो कि मीटर लिया है, तो फिर हम लोग सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही तो इस तरीके से जब भी न्यूमेरिकल आता है ना, तो न्यूमेरिकल में अगर मान लो कि 1 सेकंड में दे रखा है, एक मतलब क्या कहते हैं कि एक उसमें दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है, तो या तो सेकंड को आप आवर में कन्वर्ट करो, या तो फिर आप किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो। कुल मिला के अगर आपको सेम चाहिए आंसर, तो पहले मेरे को बताओ इसमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ भैया। आ गया ना। आ अब गया एक भैया। चीज को हमेशा याद रखना, जैसे हमने यहाँ लिखा ना किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, ये सारी चीजें, तो ये हमेशा सिंगुलर इन नेचर होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा बोलोगे किलोमीटर इन पर सेकेंड्स या फिर किलोमीटर पर आवर्स। जैसे ये देखो हमने क्या लिखा है, ये 80 किलोमीटर लिखा है, तो बस ये 80 किलोमीटर ही है ना। अब जैसे तुम बोलोगे कि भैया, जैसे मान लो कि मेरे पास एक पेन होता है, तो मैं उसको पेन बोल देता हूँ, या है ना। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ एक बॉटल है, तो मैंने उसको एक बॉटल बोल दिया। भैया मेरे पास दो बॉटल होती है, तो मैं उसको बॉटल्स बोल देता हूँ, ये बोल देता हूँ, है ना। अगर मेरे पास नोटबुक होती तो एक नोटबुक होती तो मैं उसको एक नोटबुक बोल देता हूँ। मेरे पास दो नोटबुक होती तो मैं उसको बोल देता हूँ भैया वो मेरे पास मतलब क्या कहते हैं नोटबुक्स हो गई, ये बोल देता हूँ। तो ठीक भैया, अगर जैसे मेरे पास 1 किलोमीटर है, तो अब मेरे पास वो अगर 2 किलोमीटर हो गए तो मैं उसको किलोमीटर्स बोल दे रहा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता फिजिक्स के सेंस में। ये जो पहली वाली जो नंबर होता है ना, ये आपको बता देता है कि कितने इसकी बात हो रही है। अदरवाइज जो यूनिट लिखी जाती है, किलोमीटर, आवर, ये सब के सब कैसे लिखी जाती है, तुम्हारे सिंगुलर इन नेचर लिखी जाती है। तभी हम लोग किलोमीटर्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, सिंपल किलोमीटर लिखते हैं, जो कि ये वाला हो रखा है। ठीक है। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि सेंटीमीटर है या फिर मीटर है, तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, ना कि सेंटीमीटर्स लिखेंगे। यूनिट कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखी जाती, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखी जाती है। ये है। तो पहले मेरे को बताओ बेटा, इतना आ गया कि नहीं आ गया, जिसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया ना। ये तो अभी देखो तुमको दिखाते हैं गैलीलियो, है ना। ये है तुम्हारे गैलीलियो। इन्होंने ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं पेंडुलम की तुम्हारी खोज की थी। ये क्या थे, चर्च में भैया थे। इन्होंने साइंस की भी खोज की थी ना। हाँ साइंस की बुक में भी है। ठीक है, ये है तुम्हारी, हाँ साइंस की खोज नहीं की थी, बहुत सारी चीजें थी। ग्रेविटेशन में इन्होंने मदद किया था। ठीक है, बहुत सारे उसमें मतलब क्या कहते हैं इनका हेल्प था। इन्होंने माइक्रोस्कोप में भी काफी हेल्प की थी, है ना। ये सारी चीजें साइंटिस्ट थे, मतलब अच्छा कि भैया एक इन्हीं तरीके। को फादर ऑफ साइंस कहते हैं ना। फादर ऑफ साइंस शायद इनको ही बोला जाता है, हाँ इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, अभी मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक बार देख लेंगे। अभी जब हमारी क्लास एंड होगी ना, तो उसके बारे में देख लेंगे। तो हाँ यही है भैया। तुम्हारे गैलीलियो गैली। ठीक है, गैलीलियो गैली। ये तो ये क्या कर रहे थे, चर्च में थे। चर्च में इन्होंने देखा कि एक लैंप है, वो लैंप हवा के कारण बार बार आगे पीछे बैक एंड फोर्थ हो रहा है। अच्छा अब ये देखो, जैसे मैंने बोला था टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, आगे पीछे। ठीक ऐसे ये भी वर्ड होता है बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का भी मतलब क्या होता है, आगे पीछे। तो दोनों का मतलब बराबर ही है। तो जब ये उस चीज को देख रहे थे, तो इनकी दिल की जो धड़कन थी, वो भी सेम समय पे ही धड़क रही थी। जब वो आगे जा रहा था, पीछे जा रहा था, तभी वो धड़क रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि यार दो टाइम इंटरवल के बीच में मैं एक चीज को ला सकता हूँ जो कि मेरे टाइम पीरियड को बता सकता है। और फिर इस तरीके से तुम्हारे पेंडुलम से रिलेटेड तुम्हारी चीजों की खोज हुई। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तरह तरह की तुम्हारे पेंडुलम क्लॉक्स बने और हावर क्लॉक्स बने, ये सारे क्लॉक्स बने। समझ में आ गया। लेकिन जब ये टेस्ट करे थे, तब इन्होंने ये भी देखा था कि यार ये तभी पॉसिबल हो रहा था जब उसी लेंथ का, उसी वेट का अगर बॉब अगर मैं हर जगह देखूं, तभी वो मतलब जो स्विंग है, एक जो कंप्लीट स्विंग है, एक जो कंप्लीट टू एंड फ्रो मोमेंट है, एक जो कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोमेंट है, सब में बराबर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसमें थ्रेड छोटा है और जो इसमें थ्रेड बड़ा है उसका भी स्विंग बराबर ही आ रहा है। तो ये इनकी रिसर्चेस थी, ये इनकी डिस्कवरीज थी। ये तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया टाइम के बारे में? हो गया भैया। और यही है फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस है ना, गैलीलियो गैलीली, हाँ यही है। बहुत सारी इन्होंने खोज कर रखी थी ये। अच्छा देखो, हमने पढ़ लिया टाइम के पढ़ने में, पढ़ दिया डिस्टेंस के बारे में पढ़ दिया, है ना। इवन स्पीड्स के बारे में पढ़ दिया, मोशंस के बारे में पढ़ दिया, रेस्ट के बारे में पढ़ दिया, ये सब के बारे में पढ़ दिया। तो कभी भी अगर हमें मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन देखना है, स्पीड देखना है, ये सब देखना है, तो अगर हमारे सामने अगर एक रिपोर्ट आ जाए, एक डाटा आ जाए, तो हमारे लिए कितना अच्छा है। तो जो डाटा और जो रिपोर्ट्स होती है ना, वो हम लोग हमेशा ग्राफ में देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ग्राफ होता है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, देखने में मजा आती है। उसको देख के हम लोग बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो क्या चीज हमें बताना चाह रहा है, क्या चीज नहीं बताना चाह रहा है। तो इस तरीके से कितने सारे ग्राफ होते हैं। तो तुम्हारे ग्राफ होता है, एक तुम्हारा बार ग्राफ होता है। बार ग्राफ कैसा लगता है, इस तरीके से होता है। जैसे ये देखो ना, एक डंडी आगे होगी, एक डंडी नीचे होगी, इस तरीके से। तो ये हमको बताने की कोशिश ही करता है कि देखो कि कोई कितना ज्यादा है, कोई कितना कम है, इस तरीके से हमको दिखाया जाता है। ठीक, एक होता है फिर तुम्हारा पाई चार्ट। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है पाई चार्ट, है ना। पाई बेसिकली क्या है, ये पुडिंग्स होता है। पुडिंग्स पे एक पाई होता है, ये एक उसका हिस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कोई कितना हिस्सा ज्यादा बड़ा है। इस तरीके से हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। तुम लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि जैसे हमने साल दर साल का बनाया कि भाई तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जब मतलब क्या कहते हैं कि रौनक एक क्लास में था, तब उसके पास मतलब क्या कहते हैं इतने पैसे थे,
फिर बी क्लास में आया तो इतने पैसे हो गए, तीसरे साल में उसके इतने पैसे हो गए, चौथे साल में उसके इतने पैसे हो गए, है ना ये। या फिर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि जो के है ये तुम्हारी आशी है, ये रौनक है, ये यश है, ये कार्तिकेय है, ठीक है, ये सारे ये तीन लड़के, ये ईयर हो गए, ये मतलब क्या कहते हैं, ये ईयर हो गए, ये 2000 ईयर हो गया, ये मतलब 2004 हो गया, 2006 हो गया। तो मैं देख रहा हूँ कि 2000 में आशी के पास इतना रुपए, इसके पास इतना रुपए, इसके पास इतना रुपए, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे इनके पास सेविंग्स भी ऐसे बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब क्या कहते हैं, डाटा को इंटरप्रेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि वो हमें क्या बताना चाह रहा है। ये तुम लोग मैथ में भी अच्छे से समझोगे, है ना। ठीक ऐसे तुम्हारा एक लाइन ग्राफ भी होता है, लाइन ग्राफ में भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, चीजों को रखने की कोशिश करते हैं, जो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर तुमको मिलता है एग्जाम के टाइम में, उस ग्राफ पेपर के थ्रू हम लोग मतलब क्या कहते हैं, लाइन को रखते हैं, और लाइन के थ्रू मतलब क्या कहते हैं, हम लोग डाटा को इंटरप्रेट करके समझते हैं कि डाटा हमें क्या बताना चाह रहा है। तो भैया ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना टाइम को, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस को अचीव कर रहा है, या उसकी स्पीड कितनी है, या फिर कितने डिस्टेंस कितनी स्पीड में कितने टाइम को अचीव कर रहा है, फिर उसके लिए हम लोग कौन सा ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, क्या वो बार ग्राफ है, पाई ग्राफ है, या लाइन ग्राफ है। उसके लिए हम लोग जिस ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं वो ग्राफ होता है तुम्हारा लाइन ग्राफ होता है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमको एक इस तरीके का ग्राफ पेपर चाहिए। तो अभी अगर मैं तुमको सिस्टमेटिकली बताऊं तो देखो, हम लोग इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट खींचते हैं। क्या होता है तुम्हारा, यूजली अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, तुम लोग क्लास 10 में पढ़ोगे। ये होता है तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे क्वाड्रेंट डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अगर इस जगह की वैल्यू देखी जाती है तो वो वैल्यू होती है 0,0। भैया 0,0 का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं तुमको बताऊं ना, तो ये वाली जो लाइन जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोल देते हैं वाई एक्सिस बोल देते हैं। और ये वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस बोल देते हैं। ये तो हम इनके बीच में पॉइंट रख सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ये पॉइंट रख दिया 1, ये वाला पॉइंट रख दिया मैंने, रख दिया 2, ये वाला पॉइंट रख दिया मैंने 3 रख दिया, ये वाला मैंने पॉइंट रख दिया तुम्हारा 4 रख दिया, ये वाला पॉइंट मैंने रख दिया 5 रख दिया। ठीक, वैसे मैं ये वाला पॉइंट भी रख सकता हूँ, मैंने रख दिया इसको 1, इसको मैंने रख दिया 2, इसको मैंने रख दिया 3, मैंने इसको रख दिया 4 रख दिया, मैंने इसको रख दिया 5 रख दिया। मतलब कि अब ये हमने डिसाइड कर लिया, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स की कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे मान लो कि मैंने ये दिखाया ना, तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 10th में पढ़ोगे, तो ये हो गया। अभी अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा 3,3 बनाओ, 3,3 मतलब, तो देखो x, y लिखा जाता है। तो अगर मान लो मैं लिख देता हूँ 3,3, तो मतलब कि x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैंने 3 रख लिया, चलो ठीक है। तो मैंने यहाँ 3 पॉइंट बना दिया, ये 3 वाला पॉइंट ये हो गया। अब उसके बाद मैंने देखा y भी कहा यहाँ 3 है, तो अब मुझे इनको मिलाना पड़ेगा। तो मैं कैसे मिलाऊंगा, ये एक ऐसे आगे आएंगे और ये कैसे आएगा, ये आगे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, और ये जहां जाके मिलेंगे तो वो पॉइंट कहलाएगा तुम्हारा 3,3 कहलाएगा। ठीक, ऐसे जैसे मान लो कि ये अगर ऐसे आ रहा है, ये अगर ऐसे आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो कहलाएगा वो कहलाया जाएगा तुम्हारा 2,2 कहलाएगा। और अगर मान लो कि इस पॉइंट की बात की जाएगी तो ये कॉमा कहलाया जाएगा तुम्हारा, ये कहलाया जाएगा 1,1 कहलाया जाएगा। तो ठीक ऐसे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या कहलाया जाएगा, 0,0 कहलाया जाएगा। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि हम लोग ग्राफ में ऐसे लोकेट करके दिखाते हैं। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है जरा सा भी? भैया थोड़ा सा भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब आ जाओ, अब मैं तुमको बताता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये y एक्सिस किस चीज को डोनेट करता है और ये x एक्सिस किस चीज को डोनेट करता है, ये मैं तुमको बताता हूँ। देखो, अगर x एक्सिस की तरफ अगर कोई भी चीज जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि टाइम बढ़ रहा है। जैसे कि ये 1 घंटा है, ये 2 घंटा है, ये 3 घंटा है, ये 4 घंटा है, ये 5 घंटा है। और जो y एक्सिस की तरफ अगर कोई लाइन जा रही थी या फिर हम लोग कोई भी पॉइंट रख रहे थे, वो हमारा होता है डिस्टेंस होता है। वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। मतलब कि ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है। ये किलोमीटर तभी होगा जब हमारा टाइम यहाँ किस में होगा, आवर में होगा। अगर मान लो कि मैं यहाँ डिस्टेंस को मीटर में रख दूंगा तो फिर यहाँ जो टाइम लिखा जाएगा फिर उसको हम लोग सेकंड में लिखना होगा। ये बहुत केयरफुली सोचना होता है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ आवर में लिख रखा है तो ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर होगा। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया इतना? हाँ भैया।
ठीक, वेरी गुड। अब देखो, ये जो ग्राफ है, अगर मैं तुमको ग्राफ दिखाना, ये जो ग्राफ है, अब इस ग्राफ में लाइन बनने वाली है। क्या बनने वाली है? लाइंस बनने वाली है। अब वो कैसी भी लाइन बन सकती है ना, कैसी भी लाइन बन सकती है। तो यूजली मोशन के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, जिस हिसाब से हमारा मोशन होता है, तो कुछ ही लाइंस बनती है। हो सकता है वो ऐसे बन रही हो सकता है वो ऐसे बन रही हो सकता है मतलब क्या कहते हैं कि वो ऐसे जा रही हो, ऐसे जा रही हो। तो इनको इंटरप्रेट करना है, इनको समझना है कि यार ये जो शेप्स हैं, ये जो ग्राफ में जितने भी शेप्स बन रहे हैं, ये हमें बताना क्या चाह रहे हैं, ये समझाना क्या चाह रहे हैं। तो देखो, जो ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो हमारे यूनिफॉर्म मोशन को बताना चाहती है। वो हमें ये बताना चाहती है कि देख भाई, तेरी जो स्पीड है वो एकदम कांस्टेंट है। अच्छा भैया, कैसे बोल सकते हो? मेरे को तो करके दिखाओ। तो चलो एक काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। हम यूजली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही सब बना देते हैं ये चीजें। तो चलो, हमने इसको ले लिया, 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया, इसको हमने 3 ले लिया, इसको हमने 4 ले लिया, इसको हमने 5 ले लिया, इसको हमने 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया, इसको हमने 3 ले लिया, इसको हमने 4 ले लिया, इसको हमने 5 ले लिया। ठीक है, ये हो गया। हमें मालूम है कि ये भैया ये एक्स एक्सिस है, ये आपका मतलब क्या कहते हैं, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में भैया आपका डिस्टेंस लिया जाता है, और आपका एक्स एक्सिस में आपका टाइम लिया जाता है। अगर भैया आपने डिस्टेंस किलोमीटर में ले रखा है, तो मैं टाइम को भैया आवर में लूंगा। ठीक है भैया, स्ट्रेट लाइन आपकी यूनिफॉर्म मोशन होती है, ये मेरे को बताओ, प्रूफ करके दिखाओ। तो चलो ठीक है, पहले तो जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ ही रखा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस को अचीव करते हो। मतलब समझ रहे हो मैंने क्या बोला, कि आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को अचीव करते हो। मान लो कि अगर आपने 1 घंटे में, अगर यूजली बताया जाए, क्या बोल सकते हैं कि अगर भैया आपने 1 घंटे ट्रेवल किया है, तो आपने 1 घंटा अचीव किया डिस्टेंस। और अगर आपने फिर 1 घंटा और अचीव किया, तो फिर भी आप एक ही घंटा चल पाओगे, उससे ज्यादा नहीं चल पाओगे। फिर अगर आपने फिर 1 घंटा चला, तो फिर भी आपको एक ही घंटा आगे चल पाओगे। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो ना, इक्वल इंटरवल में आप इक्वल ही डिस्टेंस अचीव कर पा रहे हो। मतलब कि 1 घंटे में केवल एक ही किलोमीटर चल पा रहे हो। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले जो अभी तक मैंने जो बेसिक अभी बताया, इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया। तो चलो एक काम करते हैं, हमने बोल दिया क्या तुम्हारे पास 1 घंटे में तुम 1 किलोमीटर चले। अच्छा, 1 घंटे में 1 किलोमीटर चले, तो मतलब कि यार 1 घंटे में 1 किलोमीटर, कोऑर्डिनेट्स मेरा क्या हो गया, 1,1 हो गया। मतलब कि भैया मैं ये वाला पॉइंट रखूंगा। वेरी गुड भैया, यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब है कि मैं अगला 1 घंटा अगर फिर से चलूंगा, तो फिर भी मैं एक ही किलोमीटर चल पाऊंगा। तो हाँ ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन अब तक तुम्हारे टोटल कितना टाइम हो गया? अब तक तो तुम्हारा 2 आवर हो गया। मतलब कि अब 2 घंटे में तुम 2 घंटे में मतलब कि यहाँ तुम पहुंचे 2 किलोमीटर में पहुंच गए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ जो मैंने कोऑर्डिनेट रखने की कोशिश की है, यहाँ कैसे आ गया ये कोऑर्डिनेट आया ना। कि जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि जब तुम 1 घंटे पे जब पहले किलोमीटर पे, तो जब तुम फिर से 1 घंटा चले, तो फिर तुम दूसरे किलोमीटर पे आ गए। जब तुम दूसरे किलोमीटर पे आ गए, तब तुम्हारा जो पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसे जब तुम फिर 1 घंटा चले, तब तुम 3 किलोमीटर डिस्टेंस अचीव कर लिए। ऐसे तुमने 3 किलोमीटर डिस्टेंस अचीव कर लिया। जब तुम 14 घंटे चले, तब तुमने 4 किलोमीटर डिस्टेंस अचीव कर लिया। जब तुम और 1 घंटा चले, तब तुमने मतलब क्या कहते हैं फिर 1 किलोमीटर अचीव कर लिया। तो तुम क्या देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है, ये सब 1-1 किलोमीटर दिखा रहा है। ये 1 किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, एक तरीके से। तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पहले मेरे को बताओ कि इनके बीच में जो स्पेस है वो 1 किलोमीटर को बता रहा है। जो हमको इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि अगर मैं इसको जोड़ दूं, इन लाइन को जोड़ दूं, तो मेरे को पता चलेगा कि यार ये तो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। क्या जा रही है? ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो ये चीज? कि देखो, यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा जो आपका ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ में जो लाइन जाने वाली है वो एक स्ट्रेट लाइन जाने वाली है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? चलो ठीक है, आई होप आ गया होगा। ठीक है, तो देखो ये वाली जो लाइन होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोल देते हैं हम लोग स्पीड बोल देते हैं। ये हमारी लाइन बताती है कि आपकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड नहीं है ना। इससे हम लोग बड़े आराम से मोशन का पता लगा सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक ऐसे अगर मान लो कि ग्राफ में अगर तुम्हारे पैरेलल जा रही है, कोई भी अगर लाइन है, अगर वो तुम्हारे एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये तुम्हारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है जो कि तुम्हारा टाइम है ना। ये क्या है तुम्हारा? ये टाइम हो रखा है। ये क्या हो रखा है तुम्हारा? ये तुम्हारा डिस्टेंस हो रखा है। ठीक है, जो कि तुम्हारे वाई एक्सिस में पाया जाएगा। और अगर मान लो कि मैं ऐसे एक लाइन दिखा देता हूं कि इसके क्या है, ये तुम्हारे पैरेलल है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि यार अगर वो डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही है, क्या नहीं हो रही है, अगर डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही है, मतलब कि बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब कि बॉडी रेस्ट में है ना। डिस्टेंस बढ़ेगा तभी तो ये लाइन ऊपर जाएगी, तो लाइन तो ऊपर जा ही नहीं रही है।
लाइन अगर ऊपर जा ही नहीं रही तो इसका मतलब बॉडी रुकी हुई है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, बॉडी रुकी हुई है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है। ये तो कभी भी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारा यही बताती है, स्ट्रेट लाइन मतलब कि पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसके? तुम्हारे एक्स एक्सिस के, जो हमें बताती है कि हाँ देखो बॉडी कैसी हो रखी है, तुम्हारी रुकी हुई हो रखी है, वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, मोशन में नहीं है, समय खत्म होता चला जा रहा है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाना चाह रही हो, अपने घर से हॉस्पिटल में जाना चाह रही हो, और हॉस्पिटल जाने में तुमको 2 घंटे लगते हैं, लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हारी गाड़ी जब गई तो बीच में जाके रुक गई। अब बीच में जाके रुक गई तो भाई गाड़ी तो रुकी हुई है, तो मतलब कि ये देखो यहाँ गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है, 2 घंटे तो ओवर चला जा रहा है, तो तुम पहुंच ही नहीं पाए। तो अगर हम उसको रिप्रेजेंट कराएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन तुम्हारे एक पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कराएंगे, जो कि किसके पैरेलल होगी, वो तुम्हारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें कोई दिक्कत? इतना आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया हाँ गुड। भैया। अब देखो तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर मान लो कि यही लाइन अगर कर्व शेप में है, कर्व शेप मतलब कि कुछ इस तरीके से कर्व है ना, ऐसे, तो हम ये देखते हैं कि यार जो मोशन हो रहा है ना, जो बॉडी मूव कर रही है, वो यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रही है। वो कैसे मूव कर रही है? वो तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म मूव कर रही है ना, कि कभी कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस अचीव कर रहा है, कहीं मतलब क्या कहते हैं कम डिस्टेंस अचीव कर पा रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो 3 तरीके के ग्राफ के पैटर्न्स को तुम लोग हमेशा याद रख लेना कि कैसे कैसे क्या चीज समझाने की बात बता रहा है ये। लेकिन इस चीज को हमेशा याद रख लेना कि जो भी स्लोप है वो स्लोप हमारे एक स्पीड को बताने की कोशिश करेगा। जैसे इस केस में स्लोप मतलब क्या होता है? एंगल होता है। जैसे ये एक एंगल है, ये एक एंगल हो गया, ठीक है। मान लो कि मैं दिखा देता हूं कि एक ये एंगल हो गया, या फिर इसके कंपैरिजन में एक ये एंगल हो गया। तो ये स्लोप जो होता है ये तुम्हारे एक स्पीड को बताता है कि तुम्हारी स्पीड कितनी है, या फिर तुम्हारे ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन जा रही है, ये तुम्हारी स्पीड को बताता है। जैसे इस केस में जैसे पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या है, यहाँ स्पीड 0 है। क्यों? क्योंकि बॉडी स्टेशनरी है, रुकी हुई है, ठीक है। यहाँ जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो वहां स्पीड हमारी कैसी यूनिफॉर्म स्पीड है। ये कैसी स्पीड है तुम्हारी? यहाँ ये तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारी कर्व लाइन हो रखी है। तो अब ये देखा गया है कि जितनी ज्यादा स्टीपर होती है, जितना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसका एंगल होता है, उतनी ज्यादा स्पीड होती है यूजली, है ना। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये 1 घंटा है, ये 2 घंटा है, ये 3 घंटा है, ये 4 घंटा है, ये भैया 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है। चलो एक ग्राफ और बना लेते हैं। ये भी भैया 1 घंटा है, ये भी 2 घंटा है, ये भी 3 घंटा है, ये भी आपका 4 घंटा है, ये आपका भैया 1 घंटा है, ये आपका मतलब 2 किलोमीटर है, ये आपका 3 किलोमीटर है, ये आपका 4 किलोमीटर हो रखा है। ये सिंपल सा हो गया। अभी अगर मैं बोलता हूँ कि ये कौन है, ये है रौनक, और ये कौन है, ये है भाई आशी। दोनों की मतलब क्या कहते हैं गाड़ी हो रखी है। अब मैं क्या करता हूं कि भाई आशी जब चला रही थी गाड़ी, तो उसने आधे घंटे में ही मतलब क्या कहते हैं 1 किलोमीटर को कवर कर लिया। आधा घंटा मतलब क्या होगा, यहां आएगा उसका पॉइंट। 1 किलोमीटर अचीव कर लिया मतलब कि उसका पहला पॉइंट यहां आएगा। अब आशी की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कि हर एक आधे घंटे में वो 1 किलोमीटर कवर करेगी, मतलब कि 1 घंटे में कितना कवर करेगी, फिर अगले आधे घंटे में फिर 1 और किलोमीटर, तो यहाँ पॉइंट आ गया। फिर अगला एक आधे घंटे में फिर एक पॉइंट यहाँ आ गया 3 किलोमीटर पे, फिर एक अगले आधे घंटे में फिर वो आ गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये देखो ये ऐसे ऐसे जा रहा है। ये ग्राफ कैसे जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ जा रहा है कि आधे आधे घंटे में देखो वो एक किलोमीटर अचीव कर रही है। और अभी अगर ओरिजिन से अगर मैं इसका पॉइंट बनाता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन दिखाता हूँ, तो देखो स्ट्रेट लाइन इसका ये आ गया। अभी अगर रौनक की बात की जाए तो रौनक क्या करता है कि 1 घंटे में केवल 1 ही किलोमीटर चल पा रहा है। तो ठीक है, 1 घंटा जब उसने ट्रेवल किया तो 1 घंटा ही चल पाया, तो ये आ गया पॉइंट आ गया। फिर 1 घंटा भैया जब उसने ट्रेवल किया तो फिर 1 घंटा और चल पाया, तो इसका मतलब है कि भैया अब ये यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक गुड। फिर एक भैया 1 घंटा ट्रेवल किया तो फिर 1 और किलोमीटर चल पाया, तो मतलब 3 किलोमीटर पर आ गया, तो इसका मतलब है ये यहाँ आ गया। फिर भैया फिर 1 और घंटा चला तब रौनक फिर मतलब क्या कहते किलोमीटर आ गया, तो फिर यहाँ आ गया ये। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो रौनक का स्लोप ऐसा बन रहा है। तो अभी अगर मैं एंगल निकालने की कोशिश करूं, मतलब कि स्लोप निकालने की कोशिश करूं, स्टीपर देखूं कि किसका ज्यादा स्टीप हो रखा है, किसका सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, कौन सबसे ज्यादा है, तो हमें पता चलेगा आशी की तरफ ज्यादा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आशी का एंगल ज्यादा है। इसका एंगल हो सकता है कि 70 डिग्री हो, लेकिन रौनक का कितना हो रखा हो, तुम्हारा 30 हो रखा हो, या फिर मान लो कि 45 डिग्री हो रखा हो, ये हो रखा हो। तो जितना ज्यादा एंगल होता है उतनी ज्यादा तुम्हारी क्या
होती है, स्पीड होती है, जो तुम्हारी स्पीड बता रही है। क्यों? क्योंकि तुम देखो ये एक आधे घंटे में 1 किलो कवर कर पा रहा है, लेकिन तुम्हारा रौनक वो केवल 1 घंटे में 1 ही किलोमीटर कवर कर पा रहा है। तो ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन तुम्हारी क्या बताती है? तुम्हारी स्पीड को बताती है। और स्पीड कम है या ज्यादा है, वो हम लोग बड़े आराम से एंगल से बता सकते हैं, स्टीपर से बता सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा स्टीप है, उसके अकॉर्डिंगली बता सकते हैं कि हाँ तुम्हारी स्पीड कैसी हो रखी है, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे हो रखी है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? इसमें किसी हाँ को भैया कोई आगे। आ गया? ठीक है, गुड। तो अभी देखो, ये तुम्हारा ग्राफ है ना? ये देखो, ये स्टीपर स्पीड है यूनिफॉर्म मोशन। कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना? ये भी अगर देखोगे तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि भैया ये भी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये जो मोशन है, ये आपका मोशन मतलब क्या कहते हैं, वो नहीं है यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि ये आपका एक कर्व लाइन है। ये कैसी लाइन है? ये आपकी एक कर्व लाइन हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, है ना, अगर ये पहले वाले मोशन में देखूं, ये वाली यूनिफॉर्म मोशन देखूं और ये वाला एक यूनिफॉर्म मोशन देखूं, तो मुझे पता चलेगा ये जो ब्लू वाली लाइन का जो स्पीड है वो ज्यादा है। इसकी स्पीड कैसी है? वो तुम्हारी ज्यादा हो रखी है। क्यों ज्यादा हो रखी है? क्योंकि भैया इसका एंगल ज्यादा है, लेकिन इस वाली जो स्पीड का एंगल थोड़ा कम है, तो इसकी स्पीड कम हो रखी है। इसी वजह से देखो वहां तुम्हारा क्या लिख रखा है कि इस वाले में मतलब क्या कहते हैं, स्पीडी स्पीड है, मतलब कि काफी स्टेडी स्पीड, मतलब कि फास्ट स्पीड हो रखी है। और ये देखो, ये तुम्हारा ये जैसे ही पैरेलल गया, मतलब कि अब डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रही है, मतलब कि डिस्टेंस तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि डिस्टेंस आगे बढ़ता है तो लाइन यहां से आती, लाइन ऊपर से और यहां से आ जाती, लेकिन तो डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा। डिस्टेंस नहीं बढ़ा तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हमने यहाँ इसको बता दिया बड़े आराम से कि देखो ऑब्जेक्ट कैसा हो रखा है तुम्हारा, स्टेशनरी हो रखा है, रुका हुआ है। और फिर ये देखो, जैसे ही तुम्हारा डाउनग्रेड हुआ, नीचे की तरफ आए, तो इसका मतलब क्या है कि अब ऑब्जेक्ट अपने ही वापस आ रहा है, डिस्टेंस की तरफ अपनी तरफ वापस ही आ रहा है। तो यहाँ भी स्पीड मतलब क्या कहते हैं, कम ज्यादा नहीं होगी, वही कैलकुलेट ही की रहेगी, है ना। ये तो बड़े आराम से आ गया। तो पहले ये बताओ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो भी फंडामेंटल था, ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है हल्का फुल्का जरा सा भी? आ गया? आ गया भैया। ठीक, गुड। हाँ भैया आ गया। अब आ जाओ, इसको देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। इसमें तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या लिखा जाएगा? टाइम। वाई एक्सिस में क्या लिखा जाएगा तुम्हारा? डिस्टेंस लिखा जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन है तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, मतलब कि यूनिफॉर्म, जितना टाइम 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा पा रहे हो, एक सेकंड में एक वो जा पा रहे हो, तो वैसा ही होगा। अगर एक पैरेलल लाइन जा रही है तो मतलब कि स्टेशनरी है, रुके हुए हो, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही है। और अगर मान लो कि मतलब क्या कहते हैं और तेज स्पीड हो गई यहाँ, तो मतलब कि और तेज भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि एंगल इसका कैसा हो गया, और ज्यादा ही हो गया, स्पीड हो गया। अब अगर मान लो कि पीछे आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि अब तुम बैक आ रहे हो, फिर से अपनी जगह इनिशियल पोजीशन में फिर से आ रहे हो, डिस्टेंस को अपना फिर से कम कर रहे हो। और अगर मान लो कि यही कर्व लाइन होती तो उसका मतलब क्या हो जाता कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जा रहा होता है। मतलब कि एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर जैसे मैं यहाँ दिखाना चाहूँ, अगर ये लाइन ऐसे जा रही होती तो मतलब कि कहीं तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, कहीं स्पीड कम है, कहीं स्पीड ज्यादा है, कहीं स्पीड कम है, तो तुम इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या बोलोगे? इसको बोलोगे स्टेशनरी मोशन। ये भी कैसा है? ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। ये कैसा है? ये भी एक तरीके से यूनिफॉर्म मोशन है ना। लेकिन इसका एंगल कैसा है? इसकी स्पीड कम है, किसके कंपैरिजन में? इसके स्पीड में। ये ज्यादा फास्ट है ना। ये चीज हो गया। तो इसमें इंटरप्रिटेशन करना, ग्राफ का इंटरप्रिटेशन करना, ये आपको आना चाहिए। तो लाइन का इंटरप्रिटेशन कराना मैंने सिखा दिया। अगर तुमको इतना भी आ गया ना, तो तुम लोग क्लास 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैथमेटिक्स पढ़ चुके, मैथ का अभी टॉपिक पढ़ चुके। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं होता, कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे आपको रखना पड़ता है कि एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस मतलब कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग तुम्हारी लाइंस कैसी बनेगी, कर्व बनेगी या फिर कैसे बनेगी, है ना, ये पैराबोला बनेगी, ये सब बनेगी, उसके हिसाब से सिखाया जाता है। तो पहले मेरे को बताओ, चैप्टर कंप्लीट, मोशन एंड टाइम जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कोई हाँ डाउट है? भैया। आशी? नहीं भैया, आशी है ही नहीं भैया, चलो बहुत देर ठीक, से नहीं है। कोई बात नहीं, चलो इसका आंसर बताओ तुम। The time defines as the interval between two events भैया। गुड, है ना। इवेंट्स कुछ भी हो सकता है, वो भैया आपकी एज भी हो सकती है, वो आपका एक मोशन भी हो सकता है ना। और एज में ही हमको मोशन देखने को मिलता है कि आपकी छोटे थे बड़े हो गए, छोटे हो गए बड़े हो गए ना, तो वो देखने को मिलता है। गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ बेटा। Time is commonly measured in
सेकंड, मिनट एंड आवर्स भैया। सेकंड, मिनट्स एंड आवर। गुड, आ जाओ आशी बेटा, इसका आंसर बताओ। In ancient times, a day was defined as the period from one हम्म। sunrise. हाँ गुड है ना, सनराइज। सनसेट से भी पता लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि सनसेट से पता नहीं, लेकिन सनराइज ज्यादा बेस्ट है ना। और अगर अच्छा मुझे बता सकते हो, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ये आपका नॉर्थ हो हाँ गया, भैया। ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूजन होती है, तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, WWE है ना, तो WE मतलब वेस्ट इधर आएगा, ईस्ट इधर आएगा। तो मुझे बताओ, सूरज कहाँ उगता है, वेस्ट में या ईस्ट में? East में। ईस्ट में उगता है, वेरी गुड है ना ये। तो यहाँ से उगता है, यहाँ आके शट डाउन हो जाता है, फिर यहाँ से फिर उगता है, फिर हो जाता है। तो जब तुम्हारा सूरज उगेगा और फिर अगले दिन उगेगा, तो उस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस इवेंट को है ना, इस दो इवेंट को, उगने से उगने तक का, उस बीच के टाइम को हम लोग एक दिन को निकाल देते हैं। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। शैडो भैया। पढ़ा पहले, क्वेश्चन पढ़ा कर फिर उसके आंसर दिया कर। A sundial tells time based on the position of the shadow. गुड है ना ये। आशी तुम्हें अभी मतलब जो मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया था, उसमें तुमने लेक्चर ले पाए थे अभी? नहीं भैया, मेरे फोन का डाटा खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो, अभी जब मैं अपलोड कर दूंगा ना लेक्चर, तो देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में और क्लास 10th में इससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हारा बेसिक अभी से स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। 2 minutes भैया। ओए हाँ। A sand clock measures time using the flow of sand. सैंड, गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। A water clock works on the principle of regulated flow of liquid भैया। लिक्विड है ना, यार जानबूझ के मैंने लिक्विड डाला। क्यों? क्योंकि तुम लोग क्लास 9th में मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में आराम से सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ोगे, है ना। तब पता चलेगा कि लिक्विड में तुम्हारा वाटर आ जाता है, ये सारी चीजें आती हैं। अब इसका आंसर बताओ। The cycle cannot function properly during cloudy or rainy days. हाँ, इसी वजह से सनडायल, ये फिर जो भी तुम्हारे एशियन इंस्ट्रूमेंट है, वो उतने बेस्ट कैटेगरी में नहीं होते। आओ इसका आंसर बताओ। Asian instruments were not able to give times. Accurate भैया। एक्यूरेट टाइम, बाकी आपका अप्रोक्सीमेटली टाइम दे देगा, है ना। एबल टू एक्सप्रोक्सीमेट टाइम दे सकता है, ये है। आ जाओ, इसका आंसर दो। The need for accurate time led to the invention of sundials and sand clocks. नहीं, सनडायल सन क्लॉक से अगर आप टाइम को देखोगे, तो वो टाइम आपको एक्यूरेट टाइम नहीं बताएगा। कैसा टाइम बताएगा? आपका अप्रोक्स टाइम बताएगा, है ना। कि मतलब कि यार इतना हो सकता है ना, आप इमेजिन कर रहे हो। प्रोकेस्टिनेट जैसा, नहीं प्रोकेस्टिनेट सॉरी, है ना, मतलब कि आप सोच रहे हो कि मतलब कि प्रोकेस्टिनेट मतलब होता है कि आप टाल देना होता है उसका मतलब Pendulum अप्रोक्स। clock and digital गुड है watches. ना, डिजिटल क्लॉक और इन सब के थ्रू आप एक्यूरेटली पता कर सकते हो। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। A simple pendulum consists of a bob attracted to a long thread भैया। थ्रेड, गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The true to and fro motion of a pendulum bob is called oscillatory motion. गुड, ऑस्किलेटरी मोशन। और अगर कहीं ऑस्किलेटरी मोशन नहीं लिखा होगा, तो फिर क्या लिखा होगा? रुकना, बताना नहीं। Uh, भैया मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा। वो पढ़ो। पीरियोडिक मोशन। हाँ ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। One complete to and fro motion of a pendulum is known as oscillation भैया। ऑसिलेशन, ऑस्किलेशन नहीं, ऑसिलेशन है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The time taken to complete one oscillation is called the time period of the pendulum. गुड है ना, टाइम पीरियड, जितना भी टाइम एक पेंडुलम लगा रहा है एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से फिर वापस आने में, मतलब कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन, है ना। तो वो तुम्हारा एक टाइम पीरियड को बताता है कि तुमने कितना टाइम लगाया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The basic unit of time is second भैया। हाँ सेकंड। अब देखो, आवर भी हो सकता है ना, लेकिन तुम ये पूछोगे, लेकिन बेसिक यूनिट में हमेशा कहीं भी इस तरह से 4 ऑप्शन आए, सेकंड ही लिखना। लेकिन अगर कभी भी ऐसा है तो बोल देना भैया लार्जर
बेसिक यूनिट में आवर भी बोला जा सकता है ना, ऐसे बोल देना। अदरवाइज बेसिक यूनिट सेकंड ही बोला जाता है। अगर मान लो कि तुमसे कोई वर्ड टू वर्ड बोल रहा है कि मुझे बताओ टाइम की बेसिक यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, तो तुम बोलोगे भैया सेकंड होती है। गुड, ठीक है। फिर तुम ये बोल देना कि भैया वो आवर भी हो सकती है कि अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में या फिर इन सब चीजों में हो। ठीक है, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ बेटा। Formula to calculate time period is like यहाँ टाइम पीरियड पेंडुलम की बात की जा रही है। जो पेंडुलम का जो बॉब है वो कितना एक टाइम पीरियड उसका है आगे जाने में और पीछे जाने में, उसके लिए एक मतलब क्या कहते हैं, क्या फॉर्मूला हो सकता है? distance upon speed. हम्म, तो बता रौनक। टाइम टेकन स्लैश नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, टाइम टेकन मतलब कि तुमने टाइम टेकन की कितना टाइम तुमने देखा, 10 सेकंड चेक किया, फिर तुमने देखा कितने ऑसिलेशन हुए, तुमने देखा कि 15 ऑसिलेशन हुए, तो फिर जाके तुमने मतलब मान लो कि तुमने चेक किया फिर आंसर निकाला, तब जाके होगा, है ना। तो ये तुम्हारा सी वाला ऑप्शन है ना। तो टाइम टेकन तुमने कितना टाइम लगाया, तुमने कितने सेकंड चेक किया, जैसे मान लो कि तुमने टाइम लिया, तुमने 10 सेकंड का लिया टाइम, और तुमने देखा तब तक तो यार केवल 15 ही ऑसिलेशन हुए, कितने 15 ऑसिलेशन हुए। तो जब तुमने उसको सॉल्व किया, सॉरी, तुम इसको 15 लो, 15 सेकंड, इसको 10 लो, तो तुम्हारा निकल कर आया 1.5 सेकंड निकल कर आ गई। ये तुम्हारा पेंडुलम का टाइम है, तो इसका सी ऑप्शन होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ आगे गया। आ गया, गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। If a pendulum takes 15 seconds to complete an oscillation, its हम्म time period is हम्म 1.5 seconds. 1.5 सेकंड है ना, वेरी गुड। जैसे उसने बोला कि भाई तुमने टाइम कितना लगाया, 15 सेकंड तुमने चेक किया, 15 सेकंड में तुमने चेक किया कि कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो तुमने देखा यार 15 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, मतलब कि अगर मैं वो है ना, तो तुमने देखा अच्छा 15 ऊपर लिखा 10 नीचे लिखा, डिवाइड किया, आ गया आंसर 1.5 सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एवरेज टाइम है तुम्हारा, किसका टाइम पीरियड, उसका बॉब का, कि जब वो एक तुम्हारा कंप्लीट ऑसिलेशन करता है, मतलब कि कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, या फिर तुम जिसको दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हो, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ बेटा। speed is defined. Speed is defined as time, distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम, गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। Galileo Galilei discovered that a pendulum of a certain length takes the same time to complete one swing. स्विंग, गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। A graph representing the distance traveled by an object with respect to time is called a, uh, distance time graph. गुड है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। बोल रहा है कि एक ऐसा ग्राफ जिस ग्राफ में आपको ये पता चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस को अचीव करे कितने टाइम पीरियड में, तो उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। A distance time graph is usually a distance time line graph. हाँ, लाइन ग्राफ है ना। क्यों? क्योंकि भैया ग्राफ तो काफी टाइप के होते हैं। ग्राफ आपका बार ग्राफ भी होता है, पाई ग्राफ भी होता है, लाइन ग्राफ भी होता है। तो फिर भैया जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसको कैसे लिखेंगे, कैसे डोनेट करेंगे, कैसे समझाने की कोशिश करेंगे? तो उसके लिए हम लोग हम जिस ग्राफ का सहारा लेते हैं वो एक तरीके का लाइन ग्राफ होता है, जिसमें हम लोग लाइन खींच के पता करते हैं कि हाँ यार ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन इसका एंगल ज्यादा है पहले वाले का, तो इसमें स्पीड ज्यादा है, इस वाले का एंगल कम है तो इसकी स्पीड कम है। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं एक ऐसी लाइन खींच देता हूँ कर्व, तो ये भी एक मोशन है, ये भी एक स्पीड है, लेकिन कैसी स्पीड है, तुम्हारी एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो रखी है। ठीक वैसे अगर मान लो कि एक मैं पैरेलल खींच देता हूँ तो ये स्टेशनरी हो रखी है। ठीक है, अभी तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया, लेकिन आशी फिर भी देख लेना जाके लेक्चर ना। ये बताओ इसका आंसर। If the distance time graph is a straight line, the object has नहीं variable speed. नहीं, रौनक। भैया रौनक भाग गया. Decreasing speed. नहीं, ठीक है, अब सुनो, बता दे रहा हूँ, एक बार फिर भी देख लेना। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि वाई एक्सिस में क्या होता है, बताओ। भैया 2 मिनट रुक जाइए, पापा का फोन आ रहा है, उनको फोन वापस करने जा रही हूँ मैं. ठीक है, अभी अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि एक ग्राफ होता है, इसमें वाई एक्सिस होता है, इसमें एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि वाई एक्सिस में क्या लिखा जाता है, डिस्टेंस। क्या लिखा जाता है, डिस्टेंस लिखा जाता है। मान लो कि यहाँ मैंने लिखा 1 2 3
4, तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी है? तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन है ना? जैसे मान लो कि यहाँ लिख देता हूं मैं टाइम 1 2 3 4। अब वो स्ट्रेट लाइन तुम्हारी ये वाली स्ट्रेट लाइन नहीं बता रहा है। वो कौन सी बता रहा है? वो एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बता रहा है। तो वो पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि फिर उसकी स्पीड कैसी हो रखी होगी। तो स्पीड हमें पता लगानी। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का अगर फॉर्मूला लगाए तो क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अच्छा, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि जब तुम 1 घंटे में थे, जब तुम चले थे तब तुम केवल 1 ही किलोमीटर चले थे, तो उसका मतलब है कि ये पॉइंट आएगा। बताओ मुझे, हाँ भैया। ये पॉइंट आएगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेट देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा? 1,1 कहलाएगा, जिसमें 1 क्या है? टाइम है। और तुम्हारा दूसरा वाला 1 क्या है? तुम्हारा डिस्टेंस है ना? क्योंकि अगर देखा जाए तो 1,1 कैसे लिखा जाता है? ये x, y लिखा जाता है। तो x की तरफ जो मतलब क्या कहते हैं कि 1 है वो आपका घंटा है, और y की तरफ क्या है? वो आपका डिस्टेंस है। तो मतलब 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर चल पा रहे हो। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ। आ गया? तो मुझे बताओ, अगर मैं इस जगह स्पीड निकालूं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हाँ जी भैया। तो डिस्टेंस कितनी है? एक। एक है। अभी अभी इसके टर्म में कितनी है? एक है। और टाइम कितना है? एक है। तो अगर मान लो कि इसको मैं डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी तक स्पीड कितनी? 1 है। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि तुम 1 घंटा और चले, 1 घंटा और चले, और फिर तुमने 1 घंटा और डिस्टेंस अचीव कर लिया। तो अगर देखा जाए तो अब तक तुम टोटल कितने घंटे चल चुके हो? बताओ मुझे। 2 घंटे। 2 घंटे चल चुके। तो मतलब कि एक्स कॉमा वाई में 2 इधर आ गया, और तुम कितना डिस्टेंस अचीव कर चुके? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाना चाहूंगा तो मैं कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा बनाऊंगा कि हाँ ये देखो, ये तुम्हारा 2,2 है ना? हाँ भैया। है ना? तो ये अगर देखा जाए तो एक्स वाला तुम्हारा बता रहा है कि कितने घंटे हो गए, वाई वाला तुम्हारा बता रहा है कितना डिस्टेंस अचीव कर लिया। अब अगर जगह इस जगह में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम लगाओ तो डिस्टेंस कितना अचीव किया? 2 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? दो 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 दो। 2 लगा ना, क्योंकि भैया हमने 2 घंटे 2 किलोमीटर अचीव किया। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा वैल्यू? 0 1। 0। आप 1। ठीक है, 1 आ गया। तो भाई पहले भी स्पीड 1 थी, अभी भी स्पीड 1 है। तो ठीक वैसे मुझे बताओ, जब तुम 1 घंटा और चलोगे तो तुम 3 किलोमीटर तक पहुंच जाओगे। और हाँ अगर उस भैया। हिसाब से अगर 3,3 करूंगा तो वहां भी मेरी स्पीड 1 होगी। बताओ मुझे। हाँ भैया। तो मतलब कि हर एक कोऑर्डिनेट में मेरी स्पीड क्या होने वाली है? सेम होने वाली। मतलब कि यूनिफॉर्म होने वाली है ना? एक ही फॉर्म की। यूनी मतलब होता है सिंगल, और फॉर्म का मतलब होता है फॉर्म। तो मतलब कि सिंगल फॉर्म मतलब कि एक ही फॉर्म है, मतलब कि एक ही स्पीड है। आपकी स्पीड, आप आपको स्पीड 1 तो लिखते नहीं है, या तो आप उसको किलोमीटर पर आवर लिखो या तो फिर मीटर पर सेकंड लिखो, तो वो कोई भी लिख सकते हैं। तो जब भी कोई भी एक लाइन आपकी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कराता है तो वो आपकी मतलब क्या कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म स्पीड को बता रहा होता है ना? अब वो जो स्लोप है, हो सकता है कि किसी की लाइन ऐसे है और किसी दूसरे वाले ग्राफ की लाइन कैसे हो रखी हो? ऐसी हो रखी हो, तो वो भी तो यूनिफॉर्म है क्योंकि वो भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उसका एंगल ज्यादा है, तुम्हारे वाले का एंगल कम है। तो जो दूसरे वाले का एंगल ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा कहलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो देखो 1 घंटे में अगर देखा जाए तो 1 घंटे जैसे मान लो कि 1 घंटे में देखा जाए तो 1 घंटे में लगभग लगभग 2 किलोमीटर कवर कर पा रहा है ना? तो मतलब कि जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस अचीव करेगा उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले इतना बताओ। आ गया? हाँ जी। लेकिन फिर भी आज ही देख लेना, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा है ये, शायद अगर इसी बार सिलेबस में हो तो तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं तो अगले साल तो आने वाला है, नहीं तो 10th में भी आएगा। इसका बताओ। If the distance time graph is a straight line, the object has सेम क्वेश्चन है। uniform speed, यूनिफॉर्म, गुड है ना? गुड, सेम क्वेश्चन है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ बेटा। line parallel to the time axis, x-axis on a हम्म distance time graph shows that the object is हम्म in a line. भैया फिर से पढ़ना पड़ेगा। A line parallel to the is stationary. स्टेशनरी, वेरी गुड है ना? स्टेशनरी। क्या बोल रहा है कि देखो भैया, ये आपका वाई एक्सेस है और ये क्या आपका, ये आपका एक्स एक्सेस है। बोल रहा है कि एक ऐसी लाइन है
जो कि आपके टाइम पीरियड के पैरेलल जा रही है, टाइम पीरियड के पैरेलल जा रही है। तो चलो ठीक है भैया, एक काम करते हैं, टाइम पीरियड के एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं। हमने एक टाइम पीरियड के पैरेलल लाइन हमने खींच दी, ये हमारी पैरेलल हो गई। तो ये बताओ, ये अगर जैसे मैं कोई भी पॉइंट लिखता हूँ, ये पॉइंट अगर यहाँ कोई पॉइंट बनाता हूँ, 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 तो ये बेसिकली क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है ना, ये पॉइंट क्या है तुम्हारे, ये कोऑर्डिनेट है। जो कि कोऑर्डिनेट को कैसे लिखा जाता है तुम्हारे, एक्स कॉमा वाई के टर्म में लिखा जाता है। तो भाई एक्स एक्सिस तो मेरा टाइम है, और अगर टाइम देखा जाए तो ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, तो अगर इस जगह लिखा जाए तो भैया ये y कॉमा 1, ये आपका y कॉमा 2 है ना। सुनो, y कॉमा 2, और ये आपका y कॉमा 3, और ये आपका y कॉमा 4। ये y कॉमा y कॉमा क्यों लिख रखा है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इस y कॉमा को हटा ही देते हैं ना, और अच्छे से इसको बता देते हैं। मान लो कि मैं इसको डिस्टेंस में ही लिख देता हूँ। ये क्या है, 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, है ना, ये हो गया। अब एक काम करते हैं आशी, अब इस कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट लिखते हैं। तो जैसे मान लो कि इस कोऑर्डिनेट का अगर मेरे को पॉइंट लिखना होगा, तो मुझे बताओ इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या होगा। एक्स कॉमा वाई पे अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, एक्स की जगह क्या लिखूंगा यहाँ, हाँ, एक्स की जगह 1 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे ना, क्योंकि ये लाइन कहाँ जा रही है, 1 की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही, बताओ। हेलो, इतना समझ में आ गया। ये एक्स की तरफ लाइन कहाँ जा रही है, तुम्हारे 1 की तरफ जा रही है। और वाई कहाँ है बताओ मेरा, वाई वाई की लाइन कौन सी है, तुम्हारी 3 वाली लाइन है। तो मतलब कि 1,3 हो जाएगा पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहला पॉइंट आ गया, आ गया। आ गया। अब अच्छा, जैसे मान लो कि मैं दूसरे वाले कोऑर्डिनेट का पूछता हूँ, तो मुझे मुझे बताओ दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, कौन सा एक्स कॉमा वाई कहलाएगा, बताओ क्या बोला जाएगा। 1,3 बोला जाएगा, 2,3 बोला जाएगा, 3,3 बोला जाएगा, 4,3 बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बताओ मुझे। मैं था नहीं भी, अभी अभी आया। अबे कोई दिक्कत नहीं, मैं बस तुझसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो कि कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ कौन सी है? ये कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाला जो पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट, हाँ, अगर हमें ये पता लगाना है तो ये क्या एक्स कॉमा वाई के टर्म में लिखा जाएगा। तो अगर मान लो कि एक्स देखना है तो एक्स क्या है, तो एक्स की एक तरफ लाइन परपेंडिकुलर डालो, तो परपेंडिकुलर डाला तो कौन सा पॉइंट आया बताओ मुझे। 2। दो आया तो मैंने 2 लिख दिया। अब अगर मेरे को वाई चाहिए तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर वाई की तरफ डालूंगा, और जब मैं वाई की तरफ परपेंडिकुलर डाला तो मेरे कौन सा पॉइंट आया, 3। 3 आया। वेरी गुड। अब आ जाओ इस पॉइंट की तरफ देखते हैं, तो इस पॉइंट में बताओ फिर कौन सा कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, 5। 3। ये क्या है तुम्हारा 3 है, तो ये क्या हो जाएगा अच्छा, तुम्हारा 3 है। 3। और ये फिर अगर है ना, क्योंकि जब परपेंडिकुलर डालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 में आ जाएगा। और जब मैं वाई एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर डालूंगा तब कितना आ जाएगा, 3। 3 आ जाएगा। अब अगर मान ले कि मैं इधर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 4। और अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ अगर परपेंडिकुलर डालूंगा तो कितना आ जाएगा, 3। 3 आ जाएगा। तो मुझे बताओ हर कोऑर्डिनेट में एक्स चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा, पहले बताओ। एक्स यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ, हो रहा है भैया। है ना, टाइम चेंज हो रहा है। अब वाई की तरफ देखते हैं, पहले में 3 था, दूसरे में भी 3 है, तीसरे में भी 3 है, चौथे में भी 3 है। अब मुझे बताओ क्या वाई चेंज हो रहा है, भैया। वाई नहीं चेंज नहीं हो रहा है। भैया। और वाई क्या चीज है, वाई एक्सिस में वाई क्या चीज है, वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। हाँ, डिस्टेंस है। डिस्टेंस है। तो अगर मैं बोलता हूं कि तुम्हारी डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही है, तुम ए पोजीशन में हो और ए ही पोजीशन में खड़े हुए हो, तो बताओ तुम्हारी बॉडी मूव कर रही है, नहीं भैया। नहीं कर रही है। तो इसका मतलब तुम क्या हो, रेस्ट में हो। मतलब कि तुम किस में हो, तुम एक तरीके से स्टेशनरी पोजीशन में हो रखे हो। तो पहले मेरे को बताओ इसका आंसर बी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भैया। आ गया ना। चलो आ जाओ, इसका आंसर बताओ। A curved line on a distance time graph indicates dash speed. बोलो मैं बताऊं। हाँ नॉन यूनिफॉर्म भैया। हाँ, गुड, नॉन यूनिफॉर्म। अगला बताया आशीष, ठीक है, ठीक। बताओ उसका आंसर। The steeper the steeper the slope of a distance time graph, the dash is the speed of the object. बोल रहा है कि देखो दो दो लाइन है, एक लाइन ये जो ज्यादा स्टीप है, और एक लाइन है जो थोड़ी कम स्टीप है। स्टीप मतलब जो ज्यादा ऊंचाई पे है। जैसे कोई बोलते नहीं यार वो पहाड़ बहुत स्टीपर है, स्टीपर मतलब क्या है, मतलब कि बहुत ऊंचा है। ऊंचा तभी ना जब वो ज्यादा मतलब खड़ा एकदम पहाड़ है, वो है ना।
तो ये कैसा है, ये पहला वाला ए वाला खड़ा पहाड़ है, ये वाला थोड़ा झुका हुआ पहाड़ है। तो बोला कि जितना ज्यादा खड़ा मतलब वो होगी लाइन होगी, जितनी खड़ी लाइन होगी, तो मतलब कि मुझे बताओ वो उसकी स्पीड कैसी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? भैया ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि भैया वो कम डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, ज्यादा डिस्टेंस को अचीव कर पा रहा है ना। जैसे मान लो कि मैं ये पॉइंट लेता हूँ, जैसे मान लो कि सिंपल सा ये पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट हो गया, ये 1 घंटा हो गया, ये 2 घंटा हो गया, ये 3 घंटा हो गया, ठीक है ना। ये इसको लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दो, ये हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैं इसको ले लेता हूँ, ये 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया, ये 5 किलोमीटर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, 3 घंटे पे एक लाइन डालता हूँ, डॉट 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 डॉट। हाँ ठीक है, ये डाला मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या कहते हैं, ये इधर और आगे बढ़ाते गया और बढ़ाते गया ये। तो मैं देख रहा हूँ कि एक ये पॉइंट आया और एक पॉइंट ये आया। तो मैं देख रहा हूँ कि यार अगर पहले वाले ग्राफ, एक ग्राफ में देखा जाए, तो मैं देख रहा हूँ कि 3 घंटे में मैं 5 किलोमीटर अचीव कर पा रहा हूँ, 5 किलोमीटर अचीव कर पा रहा हूँ। और पहले ये बी वाले ग्राफ में क्या देख पा रहा हूँ कि 3 घंटे में मैं केवल 2 ही किलोमीटर अचीव कर पा रहा हूँ। तो जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस अचीव करता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, उसकी स्पीड कम होती है? ज्यादा होती भैया। ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा स्टीपर होगा, उतनी ज्यादा वो क्या होगी, ज्यादा वो होगी, है ना। समझ में आ गया? आ गया, चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ बेटा। The speed of an object from all distance time graph can be calculated by dividing हम्म distance by time भैया। डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो अगर मान लो कि भैया अगर यहाँ मेरे को कोई भी कोऑर्डिनेट दे देना, मेरे को बोल देगा भैया 4,6, 8,9, हाँ 12,11, जो भी मेरे को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मालूम है कि भैया ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका एक्स कॉमा वाई होते हैं, एक्स कॉमा वाई होते हैं। और एक्स में लिखा जाता है आपका टाइम लिखा जाता है, और वाई में आपका लिखा जाता है डिस्टेंस लिखा जाता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो भैया अगर पहले वाले का अगर स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो भैया अगर y देखा जाए तो 6 हो गया, टाइम देखा जाए तो 4 हो गया। तो अगर मैं उसको डिवाइड करूंगा तो 3/2 मतलब कि 1.6666 मतलब क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड हो जाएगी। अगर डिस्टेंस भैया किलोमीटर में दे रखा होगा तो पक्का टाइम आवर में दे रखा होगा, तो इस तरीके से आपकी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि ये आपका मतलब क्या कहते हैं कि ये दूसरे वाले की स्पीड ले लो, तो इस बार भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भैया y लिखा जाता है आपका मतलब क्या कहते हैं उससे, मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंस से लिखा जाता है ना। तो डिस्टेंस भैया 9 आ गया इधर, और आपका मतलब x लिखा जाता है टाइम को, तो 18 हो गया। तो कितना हो गया, 1/2 मतलब कितना हो गया, ये आपका 0.5। तो ये 0.5 किलोमीटर पर आवर, अगर 1 किलोमीटर में तो ये आवर में। तो इस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, तुम जाओ 9th क्लास के बच्चे को एक क्लास भेज दो, ठीक है। अगर वो तुमसे बोल देना कि यार ये तो मेरे सिलेबस में है ही नहीं, ये तो मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ, या फिर मतलब क्या कहते हैं ये तो मेरे से अलग है एकदम, तो बताना तुम्हारा जो सिलेबस है, जो 9th का सिलेबस है, एक्यूरेटली एकदम सेम टू सेम है। समझ में आ रहा हो? बस केवल कुछ चीजों की उसमें थोड़ी सी ज्यादा है, जैसे कि वेलोसिटी हो गई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। उसमें मतलब क्या कहते हैं मोशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हो गए, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन सब चीजों के क्या रोल है, ये तुम लोग को 9th में अच्छे से पता चल जाएंगे। समझ में आ गया? पहले मेरे को तो इतना आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया, तो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। व्हाट डू यू Mean by mean by time? Now, what do you mean by time? How do we calculate calculate the time in Asian times? eh? Ancient हाँ, कोई दिक्कत नहीं Santa है। Claus. हाँ, ये सब लिख देना एग्जाम्पल के तौर पे ना, कैसे वर्क करता था ये सब, है ना, थोड़ा बहुत लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम are proportional are respective to distance measurement. Units of time Elaborate, है ना ये।
2 मार्क्स। अरे बस ये पूछ रहा है कि जितनी भी तुम्हारी यूनिट ऑफ टाइम है वो तुम्हारे डिस्टेंस के मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली होती है। अगर मान लो कि मैं डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखूंगा तो टाइम किस में लिखा जाएगा, सेकंड में लिखा जाएगा। अगर आवर में लिखूंगा डिस्टेंस को, अगर मैं किलोमीटर में लिखूंगा तो टाइम तुम्हारा आवर में लिखा जाएगा, है ना। बस ये चीज बोल रहा है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ठीक है। इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ when line is straight curve and parallel to x axis या फिर टाइम एक्सिस, है ना। ये हो गया, है ना, ये हो गया, है ना। जस्टिफाई भी करके बताओ। तुम लोग को आंसर पता है, अगर जैसे इंग्लिश में नहीं लिख कर आया करे तो तुम लोग हिंदी में भी लिख दिया करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये 5 मार्क्स का है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा छोटा हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए आंसर राइटिंग्स के लिए। तो पहले मेरे को बताओ इनमें से किसी को कोई डाउट है? एनीवन? नहीं है भैया। नहीं है, एक सेकंड रुको। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अभी तो तुम लोग को आंसर राइटिंग नहीं नहीं बोल रहा हूँ करने को, है ना। अपने एग्जाम में फोकस करो, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम लोग 8th में आओगे वैसे ही जब मैं दिया करूंगा ना तो सैटरडे संडे इनको बैठ के करना, है ना, ताकि हाँ रिकॉल भैया। होता रहे सब सारी चीजें। आ जाओ, हाँ ठीक भैया। है।